कितनी मोहब्बत है। भाग 61। अक्षत पान वाले से एड्रेस लेकर मुरारी के घर पहुंचा। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। अक्षत ने गाड़ी साइड में लगाई और उतरकर गेट के सामने आया। गेट के पास दीवार पर बड़ी सी नेम प्लेट लगी हुई थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था मुरारी कुमार मिश्रा, बनारस विधायक। अक्षत को देखकर गार्ड ने गेट खोला और अक्षत से वहां आने के बारे में पूछा तो अक्षत ने कहा, जी मैं दिल्ली से आया हूँ, किसी काम के सिलसिले में। मुझे आपके विधायक से मिलना है। ठीक है साहब जी, अंदर आइए, गार्ड ने गेट खोलकर कहा। अक्षत अंदर चला आया। उसने देखा वो बहुत बड़ी खुली जगह थी। हरी घास के मैदान थे और कुछ ही दूर सामने एक बहुत ही प्यारा सा घर बना हुआ था। गार्ड अक्षत को लेकर आगे बढ़ गया। अक्षत ने देखा वो जगह काफी खूबसूरत थी। कुछ ही दूर घर के बिल्कुल सामने कुछ आदमी हाथ बांधे किसी के सामने खड़े थे। अक्षत ने चलते चलते उस बैठे हुए आदमी को देखने की कोशिश की, लेकिन नहीं देख पाया। गार्ड और वो दोनों आकर कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए। अक्षत ने उन आदमियों के बीच में देखने की कोशिश की। कभी उसे सफेद कुर्ते का कुछ हिस्सा दिखाई देता तो कभी हाथ में पहना कड़ा। अक्षत ने फिर से देखने की कोशिश की तो इस बार उसे धूप वाला चश्मा देखने को मिला, लेकिन अक्षत उसका चेहरा नहीं देख पाया। कुछ देर बाद ही अक्षत ने देखा कि सामने बैठा वो आदमी अचानक से खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम लोग का बवाल मचा रखी हो बनारस में। हाँ, जब हम कह दिए हैं कि घाट में किसी तरह का नाटक ना ही चाहिए है तो मतलब नहीं चाहिए है। वहाँ बच्चे, औरतें, बूढ़े सब होते हैं, ऐसे में उनकी भी तो कछु जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। कमिश्नर से कह दियो पूरी सुरक्षा चाहिए, नहीं ट्रांसफर करवा दी है, फिर घर बैठ के करियो नौकरी। लेकिन विधायक जी, एक घाट पर इतनी कड़ी सुरक्षा मुमकिन नहीं है, एक आदमी ने कहा। कंटाप जानते हो बेटा, वही धर के मारेंगे ना तो सारी अकल घुटनों से भेजे में आ जाही है। जब तुम्हारे बेटे की शादी हो रही तो तुमको अच्छा खासा पुलिस का इंतजाम चाहिए, क्योंकि तुम ठहरे वीआईपी। बस साला बनारस की जनता के लिए ये नामुमकिन हो गया। अभी समझा रहे हैं, आज शाम तक बंदोबस्त हो जाना चाहिए, वरना सुरक्षा की जरूरत तुम लोगन को पड़ेगी। चलो निकल लो अब। मुरारी ने अपना भगवा गमछा गले में घुमाकर कहा। सामने खड़े लोग उसके आगे क्या बोलते, सभी चुपचाप वहां से चले गए। मुरारी अपनी कुर्सी पर आ बैठा। गार्ड उसके पास आया और कहा, साहब जी आपसे मिलने शहर से कोई बाबू आए हैं, कह रहे हैं जरूरी काम है। हाँ भेजो, मुरारी ने कहा। अक्षत मुरारी के सामने आया और अपना हाथ मुरारी की ओर बढ़ाकर कहा, हेलो सर, मेरा नाम एडवोकेट अक्षत व्यास है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका बनारस में वकील साहब, खड़े काहे हैं, बैठिए ना, मुरारी ने अक्षत से हाथ मिलाते हुए कहा। अक्षत सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। उसने मुरारी को देखा। गोरा रंग, साफ सुथरी बनी दाढ़ी मूछ, सफेद कुर्ता और उस पर गले में पड़ा वो भगवा गमछा मुरारी को आकर्षक बना रहा था। आंखों पर काले शीशे वाला चश्मा, दाहिने हाथ में चांदी का कड़ा, दूसरे में अच्छी कंपनी की घड़ी, उंगली में सोने की अंगूठी जो धूप में चमचमा रही थी। अक्षत मुरारी को देखकर काफी प्रभावित हुआ। मुरारी ने आंखों से चश्मा हटाते हुए अक्षत से कहा, कहिए वकील साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? सर, दरअसल मेरे क्लाइंट प्रमोद कुमार गुप्ता की मणिकर्णिका घाट के पास कोई जमीन है, जिस पर वो एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार का कहना है कि वो जमीन सरकारी है और किसी संस्था के लिए अलॉट कर दी गई है। मेरे क्लाइंट ने उस संस्था के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसकी सुनवाई जल्दी ही है। सर, आप यहाँ के लोकल विधायक हैं, आपको तो इस बारे में जानकारी होगी ही। वो जगह मेरे क्लाइंट की है, उस पर ऐसे कैसे कोई अपना हक जता सकता है? अगर आप उनके वकील से बात करके कुछ सेटलमेंट कर सके तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। अक्षत ने शॉर्ट में मुरारी को अपनी बात बताई। मुरारी को समझते देर नहीं लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है वकील साहब। सुनिए, वो जगह सरकारी नहीं है, बल्कि हमारे शिवम भैया की है। शिवम कुमार गुप्ता बनारस की सीमेंट फैक्ट्री के मालिक हैं। उन्होंने वो जमीन किसी अच्छे काम के लिए किसी को दे दी है
अब आप कह रहे हैं वो जमीन आपके क्लाइंट की है, तो भैया से बात करके देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सर, अक्षत ने कहा। नौकर दोनों के लिए चाय रखकर चला गया। मुरारी ने अक्षत को चाय दी और एक कप उठाकर पीने लगा। अक्षत ने चाय पीते हुए कहा, सर आप यहाँ के विधायक हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा आप उन सब लोगों को धमका रहे थे, ऐसा क्यों? मुरारी मुस्कुराया और कहा, वो का है ना, ये है बनारस। यहाँ लोगों को दो तरीके से समझाया जाता है, एक बातों से और दूसरा लातों से। जो यहाँ थे वो थे लातों से समझने वाले। जब बातों से नहीं समझते तो कंटाप मारना ही पड़ता है। कंटाप? अक्षत को समझ नहीं आया। कंटाप नहीं जानते? आपकी भाषा में थप्पड़ लगाने को हमारे यहाँ कंटाप ही बोलते हैं। बनारस हमारा दिल है और यहाँ के लोगों बहुते भरोसे के साथ हमको अपना विधायक चुना। तो अब आप ही बताओ कि उन लोगों की तरह जनता को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए कि ना चाहिए? कल शाम 80 घाट पर महा आरती है, बस उसी के बंदोबस्त कर रहे हैं। मुरारी ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं 2 दिन यहीं बनारस में ही हूँ। अक्षत ने कहा, बनारस में कहाँ रुके हैं आप? मुरारी ने कप रखते हुए कहा, जी यहाँ किसी होटल में रुकूंगा। अक्षत ने कहा, अरे होटल में काहे रुकेंगे, मेहमान हैं, हमरे घर में रुकिए। शाम को शिवम भैया से भी मिलवा देंगे आपको और हमरे साथ बनारस भी घूम लीजिएगा। मुरारी ने कहा, लेकिन मैं, अक्षत ने कहना चाहा तो मुरारी ने कहा, अरे वकील साहब अब आ ही गए हैं तो हमें भी कछु मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। मुझे अपने क्लाइंट और अपने वकील से भी मिलना है, सो मेरा जाना जरूरी है। अक्षत ने अपनी समस्या बताई। अच्छा ठीक है, खाना तो खा ही सकते हैं आप, मुरारी ने अक्षत से कहा तो अक्षत मना नहीं कर पाया और उठकर मुरारी के साथ चल पड़ा। मुरारी अक्षत से बातें करते हुए घर के अंदर आया तो अक्षत की नजर वहां बरामदे में खेल रहे बच्चों पर गई। अक्षत के देखते देखते वहां मौजूद 2 बच्चे झगड़ने लगे। हम खेलेंगे, एक बच्चे ने कहा। अरे तुम्हारी बारी तो लास्ट आई है, हमारा नंबर है, दूसरे बच्चे ने मिमियाते हुए कहा। वो सब हमें नहीं पता, पहले हम खेलेंगे, पहले वाले बच्चे ने उसके सामने तनते हुए कहा। अक्षत उन सबको देख रहा था। ऐसे कैसे खेलेंगे, हमारी बारी है, दूसरे बच्चे ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, पर आवाज पहले से भी ज्यादा कमजोर थी कि पहले वाले बच्चे ने उसके गाल पर एक थप्पड़ रख दिया और कहा, बेटा पापा विधायक हैं हमरे, ज्यादा बोले ना तो दूसरे गाल पे भी कंटाप रख देंगे, का समझे? बैट लाओ इधर और चुपचाप बॉलिंग करो। अक्षत तो उसे देखता ही रह गया। उसने बच्चे के तेवर देखे और फिर फोन पर लगे मुरारी को देखा। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था। दूसरा बच्चा रोने लगा तो मुरारी ने फोन काटा और उसके पास आकर कहा, का हो गया बबुआ, रो काहे रहे हो? मुन्ना ने हमें मारा, बच्चे ने रोते हुए कहा। मुरारी ने मुन्ना की ओर देखा, वो आंखों में गुस्सा और तनकर खड़ा था। मुरारी ने उससे कहा, काहे मनुआ, काहे पीटे इसको, खेलने नहीं दे रहा था हमको। मुन्ना ने कहा, अंकल इसने इसको थप्पड़ भी मारा और ये भी बोला कि मेरे पापा विधायक हैं, ये हमेशा सबको ऐसे ही बोल के डराता है। वहाँ खड़े तीसरे बच्चे ने डरते डरते कहा। मुन्ना ने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, बाहर मिलो बेटा, बताते हैं तुमको। का बताओगे बे, साला विधायकी के नाम पे किसी को भी पीटोगे? अरे तुम्हारे बाप की इज्जत है बनारस में, तो तुम का उसको डुबोने के लिए ही पैदा हुए हो? खड़े खड़े घूर का रहे हो, सब ना तुम्हारी अम्मा के लाड प्यार का असर है। कहते हुए मुरारी ने अंदर की तरफ गर्दन घुमाई और कहा, अरे मिश्राइन सुनती हो? अक्षत चुपचाप सब देख रहा था। उसने देखा कुछ देर बाद गोरी चिट्टी घुंघराले बालों वाली बनारसी साड़ी में लिपटी एक औरत आई और मुरारी के पास आकर कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? चिल्ला रहे हैं, अपने सपूत को समझाओ जरा, छटांग भर का है, जब देखो तब गुंडई करता फिरता है। हम बता रहे हैं मिश्राइन, ऐसे ही चलता रहा ना तो एक को दिन नाम डुबो दी है ई हमरा। मुरारी ने झुंझलाकर कहा, हाँ हाँ तो मुझे क्यों सुना रहे हो,
तुम्ही ने सिखाया है ये सब इसे, और सिखाओ इसे कंटाप मारना। दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। अनु ने नाखून को फूंक मारते हुए कहा। तो का ई हमरे अकेले का बेटा है, हम कौन सा इसको बारात से लेकर आए थे? मुरारी ने खींचते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो इसे जैसे दहेज में लेकर आई थी। सुनो मिश्रा जी, हम पे गुस्सा किए हो तो ठीक नहीं होगा, बता रहे हैं, अनु ने तुनक कर कहा। अक्षत को ये ड्रामा देखकर हंसी आने लगी। ऊपर से मुरारी की भाषा और भी मजेदार थी। अक्षत ने देखा सब उसे ही देख रहे हैं तो उसने खुद को संयत करके कहा, सॉरी सॉरी सॉरी। वकील बाबू, ये हमारी पत्नी है अनु, और ये हमारा बेटा है मानवेंद्र मिश्रा। थोड़ा शरारती है, माँ पर जो गया है। मुरारी ने कहते हुए अनु की ओर देखा। नहीं, आप पर गया है, बट स्वीट फैमिली। अक्षत ने कहा। नमस्ते, अंदर आइए ना। अनु ने अपना सारा गुस्सा भूलकर अक्षत से कहा। बच्चे खेलने के लिए बाहर निकल गए और अनु, मुरारी, अक्षत तीनों अंदर चले आए। मुरारी ने अनु से अक्षत और अपने लिए खाना लगवाने को कहा। अनु ने रसोइये से कहकर खाना तैयार करने को कहा। तब तक मुरारी अक्षत के साथ बैठकर बातें करने लगा। खाना लगने के बाद अनु ने दोनों के लिए खाना परोसा। अक्षत को मुरारी और अनु का बर्ताव अच्छा लगा। बस जितने वक्त वो मुरारी के घर पर था, उसने कई बार मुरारी और अनु के बीच मीठी नोकझोंक देखी। मुरारी ने अक्षत से शाम को शिवम से मिलवाने का वादा किया, साथ ही गंगा घाट की आरती देखने को कहा। वो उसे जब गेट तक छोड़ने आया तो अक्षत ने मुरारी से कहा, बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे बिल्कुल पूछो, बुरा काहे मानेंगे? मुरारी ने खुशी से कहा। आप और अनु जी में इतनी नोकझोंक क्यों होती रहती है? अक्षत ने कहा। मुरारी हंसने लगा और कहा, अरे ऊ सब तो प्यार है हमरा। दिन में जब तक नोकझोंक नहीं हो जाती, लगता ही नहीं जिंदगी में कछु है। हमारी पहली मुलाकात भी झगड़े से ही हुई थी। आपकी लव मैरिज हुई थी? अक्षत ने थोड़ा हैरानी से कहा। तभी तो इतना प्यार है कि उनके सारे नखरे उठाते हैं, वरना मुरारी किसी के नखरे उठाए ऐसा बनारस में कोई पैदा नहीं हुआ। मुरारी ने कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आपसे और अनु जी से मिलकर अच्छा लगा। अक्षत ने मुरारी से हाथ मिलाते हुए कहा। शाम को मिलते हैं, चिंता मत कीजिए, शिवम भैया से मिलके तो और भी अच्छा लगने वाला है आपको। मुरारी ने कहा। जी जरूर, अक्षत ने कहा। मुरारी ने अपना कार्ड निकालकर अक्षत को देते हुए कहा, ई रखिए हमारा कार्ड, जरूरत पड़ेगी। थैंक यू, कहकर अक्षत वहां से चला गया। मुरारी वापस अंदर आया और फिर से किसी को फोन पर कंटाप लगाने की बातें करने लगा। अक्षत अपने क्लाइंट और उसके वकील से मिला। शाम को उसने मुरारी से बात की और उसके साथ शिवम से मिलने जा पहुंचा। शिवम के घर में अक्षत मुरारी के साथ घर की बैठक में बैठा था। कुछ ही देर बाद शिवम की माँ आई और मुरारी से कहा, अरे ओ मुरारी, तनिक हमरे साथ आओ, वो अचार की मर्तबान उठाए के रख दो। माँ, थोड़ी तो इज्जत कर लो हमरी। अरे विधायक है हम यहाँ के, मर्तबान किसी और से रखवा लो, काहे मेहमान के सामने हमरा कचरा करवाए रही हो? मुरारी ने फुसफुसाते हुए कहा। विधायक होंगे अपने घर पर, उठते हो कि लगाए एक चमाट। चलो चलकर रखो, 4 मर्तबान अनु बिटिया के लिए भी भिजवाने हैं। माँ ने डांटते हुए कहा तो मुरारी ने खिसियाकर अक्षत से कहा, हम जरा आते हैं। अक्षत को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने रोक कर कहा, मुरारी उठकर माँ के साथ चला गया। खिड़की से अक्षत देख रहा था बेचारा बनारस का विधायक मुरारी कुमार मिश्रा कैसे माँ के सामने चुपचाप उनकी बातें मान रहा था। मुरारी ने 1-2 मर्तबान रखे कि अगला मर्तबान उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा और सारा अचार नीचे फर्श पर फैल गया। माँ ने देखा और फिर क्या, शुरू हुआ उनका परम ज्ञान। अरे रे मुरारी, ई का कर दी हो? तुम ना डॉक्टरवा से जाए के अपनी आंखें चेक करवाओ, सारा अचार गिराई दी हो, सत्यानाश जाए तुमरा। एक बेटे के बाप हो चुके हो, लेकिन सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर। तुम तो बस इस धरती पर हमारा नुकसान करने ही आए हो।
पता नहीं कौन से जन्म में पाप किए रहे होंगे जो तुम हमारी जिंदगी में आए रहे। टुकुर टुकुर देख कर रहे हो, जाओ निकलो यहाँ से। बड़े आए विधायक, एक मर्तबान तो संभाले नहीं संभलता, बनारस संभालेंगे। मत मारी गई तुम्हारे चाचा की जो तुमको यहाँ छोड़ गए, हमरे सीने पर मूंग दलने को। कितना नुकसान कर दिए हो, अनु बिटिया को का जवाब दी है अब। बेचारा मुरारी चुपचाप सुनता रहा और वापस अक्षत के पास चला आया। अक्षत को माँ की आधी बातें समझ आई, आधी नहीं, तो उसने मुरारी से कहा, वो आंटी क्या कह रही थी? अच्छा ऊ तो कह रही थी हमसे बहुत प्यार करती हैं। मुरारी ने जैसे ही कहा, पीछे से आकर एक चप्पल मुरारी की पीठ पर जा लगी। मुरारी ने मुस्कुराते हुए अक्षत को देखा और कहा, चप्पल वहीं रह गई थी हमरी, तो वापस दी है, बस निशाना थोड़ा गलत है। अगले ही पल शिवम कमरे में आया और मुरारी से कहा, का बात है मुरारी, माँ इतना काहे बिगड़ रही है तुम पे? का बताए भैया, पहले खुद ही बोले रही मर्तबान रख दो, अब छूट कर टूट गया तो बिगड़ रही हैं हम पर। हमसे ज्यादा प्यार तो वो अपने अचार से करती हैं। हम बताए रहे हैं भैया, अगर प्रधानमंत्री भी बन जाए तो भी माँ के लिए उनके मुरारी ही रहेंगे। खैर छोड़ो ये सब, इनसे मिलो। ई हैं अक्षत जी, मणिकर्णिका घाट वाली जमीन के बारे में इनको आपसे कछु बात करनी है। मुरारी ने कहा। नमस्ते, शिवम ने अक्षत से कहा। नमस्ते सर। अक्षत ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। शिवम पास पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। उसने अक्षत की पूरी बात सुनी और कहा, आपकी बात सही है, पर जिस संस्था को हमने ये जमीन दी है वो काफी बड़े आदमी है और उनके इरादे भी हमें नेक लगे। फिर भी आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट सही है तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। कल सुबह वो यहाँ आ रहे हैं, आप उनसे मिलकर अपनी बात उनके सामने रखिए। अगर सब सही रहता है तो आपके क्लाइंट से कहकर केस वापस ले लीजिए, इससे आपके वक्त की भी बचत होगी। जी, जिस संस्था के बारे में आपने बताया है उस प्रोजेक्ट से मैं एग्री हूँ, लेकिन सर जरा सोचिए, अगर उसकी जगह एक फैक्ट्री बनती है तो बनारस में रहने वाले कितने ही लोगों को उसमें रोजगार मिल जाएगा। कोई भी बड़ी फैक्ट्री यहाँ बनती है तो उससे इस शहर का विकास ही होगा, साथ ही यहाँ रहने वालों के लिए वहाँ बनने वाला सामान उचित रकम पर मिलेगा। शहर का पैसा शहर में ही रहेगा। अक्षत ने अपनी बात रखी। शिवम सोचने लगा तो मुरारी ने कहा, बात तो ई सही कह रहे हैं भैया, यहाँ फैक्ट्री होगी तो आम जनता के रोजगार की संभावना तो बढ़ेगी ही। संस्था का क्या है, ऊ के लिए आप कहीं और दिलवा दीजिए, कहो तो हम बंदोबस्त कर देते हैं। नहीं मुरारी, हमने उनको जबान दी है, उनसे मिलकर इस विषय पर बात करते हैं, ऊ के बाद ही कोई फैसला करना सही रहेगा। शिवम ने कहा, इट्स ओके सर, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ अपने क्लाइंट के इरादे बता रहा हूँ। अक्षत ने कहा, हम आपकी बात से सहमत हैं। कल सुबह जैसे ही वो आते हैं हम आपकी उनसे मुलाकात करवा देते हैं, वे काफी सज्जन हैं, आपकी बात जरूर समझेंगे। शिवम ने कहा। कुछ देर बाद ही नौकर चाय नाश्ता रखकर चला गया। शिवम ने अक्षत से चाय लेने को कहा। कुछ देर बाद 11 साल की एक प्यारी सी बच्ची हाथ में अपनी गुड़िया लेकर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अक्षत को वो बहुत मासूम लगी। उसने शिवम के पास आकर कहा, देखिए ना बाबा, यश भाई ने हमारी गुड़िया तोड़ दी। शिवम ने उसके हाथ से गुड़िया ली और उसे देखते हुए कहा, यश आपसे छोटा है ना, तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए दूसरी गुड़िया लाएंगे। अक्षत एक टक उसे देखे जा रहा था। उसके प्यारे से चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई तो शिवम ने कहा, ये हमारी बेटी है काशी। और काशी से कहा, अंकल को नमस्ते करो। काशी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अक्षत की ओर देखकर कहा, नमस्ते अंकल। अक्षत ने प्यार से उसके गाल को छुआ और कहा, नमस्ते बेटा, आपका नाम बहुत प्यारा है। शुक्रिया, काशी ने कहा और फिर वहाँ से चली गई। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी शुद्ध हिंदी बोल रही है, जानकर हैरानी हुई। अक्षत ने काशी से प्रभावित होकर कहा, अरे ये तो हमारी भाभी के दिए संस्कार हैं, आप मिले नहीं अभी, मिलवाते हैं। मुरारी ने कहा और आवाज लगाई, सारिका भाभी,
सारिका भाभी। लेकिन ना कोई जवाब आया और ना ही सारिका आई तो मुरारी ने शिवम से कहा, भैया हमरी कोई नहीं सुनता, आप ही बुला लीजिए। शिवम मुस्कुराया और कहा, सरू जरा यहाँ आना। अक्षत ने देखा कुछ ही देर बाद एक बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की लाल बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पहने सरू मतलब सारिका वहां आई और शिवम से कहा, जी आपने बुलाया हमें, इनसे मिलिए, ये हमारे मेहमान हैं अक्षत जी। शिवम ने अक्षत की ओर हाथ करके कहा। सारिका ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। अक्षत ने सारिका को देखा तो उठ खड़ा हुआ और कहा, इन्हें कौन नहीं जानता, आप सारिका शर्मा हैं, मुंबई बिजनेस टाइकून। स्कूल में था तब आपका इंटरव्यू पढ़ा मैंने, आज आपको सामने देखकर अच्छा लगा। बिजनेस टाइकून है नहीं थे, अभी तो इन्हीं की नौकरी कर रहे हैं। सारिका ने शिवम की ओर देखकर कहा तो अक्षत और मुरारी हंस पड़े। सारिका ने देखा अक्षत ने कुछ नहीं खाया है तो उसने कहा, अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। थैंक यू। अक्षत ने कहा, अच्छा सरू सुनिए, यश को जरा समझाइए ना, काशी को परेशान ना किया करे। शिवम ने सारिका से कहा, ठीक है हम ध्यान रखेंगे, कहकर सारिका वहां से चली गई। अक्षत ने नाश्ता किया और फिर मुरारी के साथ वापस निकल गया। शाम हो चुकी थी, सूरज भी ढलने लगा था। मुरारी अक्षत को लेकर 80 घाट पर आया। अक्षत ने देखा वहां सुबह से भी ज्यादा भीड़ जमा थी। चारों ओर सुगंधित वातावरण था। शंखनाद और घंटियों की आवाजों से कानों को एक अलग ही सुकून का एहसास हो रहा था। मुरारी को वहां देखकर सभी उसे नमस्ते किए जा रहे थे और मुरारी सबको हंसता मुस्कुराता जवाब देता जा रहा था। अक्षत ने देखा विधायक होकर भी मुरारी में बिल्कुल अहम नहीं था। दोनों ने भोलेनाथ के दर्शन किए और फिर सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। वहां खड़े होकर अक्षत घाट की विशाल आरती देख रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही मीरा की भी बहुत याद आ रही थी। मीरा ने इस जगह के बारे में सच ही कहा था अक्षत से। अक्षत अपलक उस नजारे को निहारता रहा। भोलेनाथ की भक्ति, शंखनाद, आरती का स्वर, प्रज्वलित अग्नि और सुगंधित धुआं देखकर अक्षत का मन खुश हो गया। वो एक पल के लिए सब भूल चुका था, अपना पद, अपना केस, वो जमीन, सब कुछ याद था तो मीरा। वो उस नजारे को देखते हुए बुदबुदाने लगा। बनारस की इस घाट पर कुछ इस उम्मीद में खड़ा हूँ मैं कि तुम आकर किसी पहर ठंडे पड़े इन हाथों को थाम लोगे यूं ही। ये सालों का इंतजार कुछ यूं ही खत्म हो जाएगा जैसे आज की सुबह, और ढल जाएगा इंतजार का वो पल इसी शाम की तरह। वो पहर जब एक लंबे इंतजार के बाद तुम मेरे सामने होगी, तब कुछ ऐसा ही नजारा तुम्हारी आंखों में देखने को मिलेगा। सच कहा था तुमने कि बनारस बहुत खूबसूरत है। हाँ, क्योंकि यहाँ आकर तुम्हें उतना ही महसूस कर पा रहा हूँ जितना अपनी सांसों को महसूस किया करता हूँ रात में सोते हुए। तुम यहाँ नहीं हो फिर भी एक एहसास है तुम्हारे होने का। तुम ही कहो, क्या इजाजत है? मैं तुम्हारी गंगा सी पाक मोहब्बत का बनारस बन जाना चाहता हूँ। कैसे कहूँ कितनी मोहब्बत है। मुरारी पास खड़ा ध्यान से अक्षत को सुन रहा था और जैसे ही अक्षत रुका, मुरारी ने कहा, क्या बात है बाबू, बड़ा अच्छा बोलते हो यार आप तो, मतलब एकदम बवाल। अक्षत मुरारी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहा, बनारस सच में बहुत खूबसूरत है। अब आगे क्या होगा दोस्तों? अक्षत और मीरा की इस प्रेम कहानी के बस कुछ ही भाग रह गए हैं, तो एक भी भाग आपको मिस नहीं करना है और बने रहना है मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।